हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल लेट्स लर्न विद डीए। लेट्स लर्न विद डीए। तो हम लोग कर रहे हैं लेट्स लर्न विद डीए में क्या कर रहे हैं, चैप्टर नंबर 3 ऑफ क्लास 10th केमिस्ट्री का चैप्टर 3 जिसका नाम है मेटल एंड नॉन मेटल्स। ठीक है, तो कल मैंने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ आपको ख़त्म करवा दी थी। तो आज हम लोग अभी हम लोग करेंगे क्या करेंगे, हम लोग करेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स। ठीक है, तो क्या करेंगे हम लोग, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। अगर टाइम मिला पूरा हो गया तो नॉन मेटल भी करवा दूंगी। तो चलो फिर करते हैं। चलो केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल प्रॉपर्टीज़ हम लोगों ने एसिड एंड बेस कर लिया, हम लोगों ने केमिकल रिएक्शन वाला चैप्टर कर लिया। तो आई होप आपको केमिकल प्रॉपर्टीज़ में जो केमिकल क्या इक्वेशंस आती हैं उसके बारे में आपको पता चल जाएगा, है ना। सो वी विल लर्न अबाउट द केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल। हम लोगों ने केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मेटल्स के बारे में पढ़ा इन द फॉलोइंग। हम लोगों ने फॉलोइंग सेक्शन में पढ़ेंगे 3.321 एंड 3.2.1 3.2.4 तक, 1 से लेके 4 तक। सो फॉर दिस कलेक्ट करो सैम्पल्स ऑफ द फॉलोइंग मेटल्स। तो फिर से सैम्पल कलेक्ट करो, एल्युमिनियम, कॉपर, आयरन, लेड, मैग्नीशियम, जिंक, सोडियम। फॉर्मूले बताओ इनके ज़रा जल्दी से बताओ। हाँ, एल्युमिनियम का Al, कॉपर का Cu, आयरन का Fe, लेड का Pb, मैग्नीशियम का Mg, जिंक का क्या है Zn एंड सोडियम का है Na, है ना। कहीं कहीं अपने नाम के साथ मैच नहीं करते हैं, इसलिए याद रख लो, सिंबल से याद रखो आप। ओके, तो अभी फर्स्ट आपकी केमिकल रिएक्शन हम लोग करवाएंगे एयर के साथ। तो एयर में क्या होता है, ज़्यादातर ऑक्सीजन होता है ना, और भी बहुत सारे होते हैं गैसेस, लेकिन एयर में ज़्यादातर ऑक्सीजन रहता है। तो व्हाट हैपन व्हेन द मेटल को गर्म किया जाए, बर्नड, मेटल्स आर बर्नड विद इन एयर। ठीक है, क्या लिखा है, व्हाट हैपन व्हेन मेटल्स आर बर्नड इन एयर, नॉट एयर्स, एयर। सो यू हैव सीन इन द एक्टिविटी 3.8 एक्टिविटी में आप लोगों ने देख लिया है कि दैट द मैग्नीशियम जो है वो बर्न करता है इन द एयर। मैग्नीशियम बर्न करेगा एयर के अंदर विद द डेजलिंग वाइट फ्लेम। ठीक है, जब इसको गर्म करो तो डेजलिंग वाइट फ्लेम निकलती है, वाइट सिटी सी फ्लेम निकलती है ना। सो डू ऑल मेटल रिएक्ट इन द सेम मेटल। सारे के सारे मेटल जो है वो सेम रिएक्शन सेम मैनर में रिएक्ट करते हैं क्या? सारे मेटल्स इसी तरह से होते हैं? क्या होता है ऐसा? सो लेट अस चेक बाय परफॉर्मिंग द फॉलोइंग एक्टिविटी। हम लोग ये चेक करेंगे, हम लोग परफॉर्म करेंगे एक्टिविटी को, और हम लोग ये बताएंगे कि देखेंगे कि सारे के सारे मेटल एक ही तरह से रिएक्ट करते हैं या नहीं करते। तो चलो फिर देखते हैं। क्वेश्चन 3.9 एक्टिविटी हमें बता रही है कि मेटल्स रिएक्ट कर रहे हैं किसके साथ, एयर के साथ। हम एयर में क्या क्या हम देख लेते हैं एक्टिविटी में क्या लिखा हुआ है। एक्टिविटी भी पढ़नी पड़ती है, बिना एक्टिविटी की समझ थोड़ी आती हैं चीज़ें। तो क्वेश्चन है, द फॉलोइंग एक्टिविटी नीड्स द टीचर असिस्टेंस इफ़ इट वुड बी बेटर इफ़ द स्टूडेंट्स वेयर आई प्रोटेक्शन। ठीक है, जब भी आप कोई एक्टिविटी कर रहे हो तो आई प्रोटेक्शन जो है वो लैब में पहनना है ना, गॉगल होता है, पहनना है। सो होल्ड एनी ऑफ द सैम्पल, कोई भी सैम्पल पकड़ लो, टेकन अबव द पेयर ऑफ टोन, ऊपर जो लिखे हुए हैं ना, एल्युमिनियम, लेड, आयरन, कॉपर, सिल्वर नहीं है, ठीक है, मैग्नीशियम। तो ले लो, ट्राई करो, बर्न करो उसको, ठीक है, गर्म करो उसको, जलाने की कोशिश करो। तो रिपीट करो सेम एक्सपेरिमेंट विद द अदर सैम्पल्स के साथ। ठीक है, कलेक्ट करो प्रोडक्ट इफ़ फॉर्म्ड, अगर कोई गर्म ऐश निकलती है तो एक काम करो, उसको कलेक्ट करो। ठीक है ना, कलेक्ट करो, क्या निकलेगी ही, कुछ ना कुछ तो निकलेगा ना, तो उसको कलेक्ट कर लो। ठीक है, लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। ठीक है ना, उस प्रोडक्ट को जो भी निकलेगा, ऐश निकलेगी या फिर कुछ भी मेटल है, मेटल अगर गर्म हो गया, जैसे आयरन है, आयरन इतनी जल्दी थोड़ी ना पिघलेगा, वो नहीं होता। जैसे मैग्नीशियम हो गया ना, जब ये जल जाता है ऑक्सीजन के साथ तो ऐश निकलती है, MgO निकलता है। हमने ये वाली रिएक्शन 1000 बार कर दी है, लेकिन अगर आयरन को पिघलाओगे ना तो वो पिघल जाएगा, फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा इतनी आसानी से। ठीक है ना, तो इतनी आसानी से फेरस ऑक्साइड नहीं बनेगा, वो पिघल के तो पिघल जाएगा, बड़ी मुश्किल से उसको फेरस ऑक्साइड बनाना पड़ता है। तो यही बोला उसने कि क्या सारे के सारे मेटल सेम मैनर में अपना काम करते हैं? नो, नहीं करते। गोल्ड को पिघलाओगे, ठीक है ना, सिल्वर को पिघलाओगे, वो पिघल के लिक्विड बन जाएगा, फिर बाद में फिर से सॉलिड बन जाएगा। ठीक है, वैसा नहीं होगा। लेकिन ये जो कुछ मेटल्स होते हैं, ठीक है ना, वो ऑक्सीजन के साथ मिलके बर्न होके वो कुछ और प्रोडक्ट बना देते हैं। ठीक है ना, तो लेट द प्रोडक्ट एंड द मेटल सरफेस कूल डाउन। अगर प्रोडक्ट निकला है तो उसको भी ठंडा होने दो, मेटल अगर वापस वो हो गया, मेटल ही है, अभी भी मेटल ही है स्टिल, उसको भी ठंडा करो। विच मेटल बर्न ईजली, कौन सा वाला मेटल जो है वो जल्दी से जल गया। विच फ्लेम कलर
फ्लेम का कौन सा कलर जो है वो निकला उसमें से। डिड यू ऑब्जर्व व्हेन द मेटल बर्न, आपने क्या ऑब्जर्व किया जब मेटल जो है वो बर्न किया था। ठीक है, आपने क्या ऑब्जर्व किया जब मेटल जो बर्न किया था, आपने क्या ऑब्जर्व किया। ठीक है, अरेंज द मेटल इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर। ठीक है, डिक्रीजिंग ऑर्डर, अरेंज करो मेटल को डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब जो सबसे पहले बर्न हुआ। ठीक है, अगर जो भी बर्न हुआ फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद दूसरा, फिर उसके बाद टाइम तो आप लोगों ने चेक किया होगा। ठीक है, आर द प्रोडक्ट आर सॉल्युबल इन वाटर, सारे के सारे प्रोडक्ट जो है वो पानी में घुल रहे। ठीक है, सो ऑलमोस्ट ऑल द मेटल कंबाइन विद ऑक्सीजन, ऑलमोस्ट। ठीक है, ऑलमोस्ट ऑल द मेटल जो है वो ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो गए हैं टू फॉर्म मेटल ऑक्साइड। ठीक है, मेटल ऑक्साइड बन के, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड। ठीक है ना, एयर से ऑक्सीजन ले रहे हैं वो, तो मेटल प्लस ऑक्सीजन गिव मेटल ऑक्साइड, कोई भी मेटल हो। ठीक है, कॉपर प्लस ऑक्सीजन गिव्स कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हो गया व्हेन द कॉपर हीटेड इन द एयर, जब कॉपर को हम लोगों ने गर्म किया एयर के अंदर। ठीक है ना, एयर के अंदर वो कंबाइन हो गया ऑक्सीजन के साथ टू फॉर्म कॉपर सेकेंड, कॉपर 2 ऑक्साइड, सेकेंड नहीं बोलना 2 बोल दो। ठीक है, 2 3 4 ऐसे बोल देना। ठीक है, 2 ऑक्साइड, और क्या निकलेगा, ब्लैक ऑक्साइड निकला, ब्लैक कलर का ऑक्साइड निकला। ठीक है, जो रेजिड्यू निकला वो, जो प्रोडक्ट निकला वो ब्लैक कलर का था, तो 2 टाइम कॉपर ऑक्साइड प्लस 2 टाइम CO। ठीक है, उसके बाद कॉपर प्लस ये आ गया। एल्युमिनियम को गर्म करो तो एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। ठीक है, एल्युमिनियम फॉर्म एल्युमिनियम ऑक्साइड। अब यहाँ पे बैलेंस करने के लिए एल्युमिनियम ऑक्साइड का फॉर्मूला रहता है Al2O3, Al2O3 रहता है ना। Al2O3 है तो फिर हम लोगों को उसको बैलेंस भी तो करना पड़ेगा, तो हम लोगों को फिर Al उसी के अकॉर्डिंग लेना पड़ेगा। ठीक है ना, O को अकेला नहीं लेते। अब इसको बैलेंस करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, बैलेंसिंग की ना, है ना, तो इसको बैलेंसिंग करो। यहाँ पे Al है और O जो है वो 2 टाइम है, तो अगर मैं यहाँ पे 2 लगा दूँ तो O जो है वो बैलेंस हो जाएगा। यहाँ पे 3 लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, नहीं 4 लगा दो। ठीक है, 4 लगा दो, ये बैलेंसिंग हो गई। बैलेंसिंग अच्छे से आनी चाहिए आपको। जितने भी चैप्टर है ना केमिस्ट्री वाले, जितनी भी रिएक्शंस है वो कर लो, इसी में से कुछ ना कुछ आ ही जाएगा आपको बैलेंसिंग के नाम पे, है ना। 4 नंबर का क्वेश्चन तो सीधा सीधा आता है, चाहे वो CBSE हो चाहे वो JK बोर्ड हो, आएगा ही आएगा। ठीक है, तो ये आपका आ गया एल्युमिनियम ऑक्साइड आ गया। आगे क्या लिखा हुआ, रिकॉल इन द चैप्टर सेकंड में आपने पढ़ा होगा, आपने चैप्टर सेकंड में होपफुली आपने पढ़ा होगा, मैंने पढ़ाया हुआ। तो चैप्टर सेकंड में हाउ कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कॉपर ऑक्साइड जो है वो रिएक्ट कैसे करता है हाइड्रोक्लोरिक एसिड से। यार मैं ये PDF देख रही थी, इसका फॉन्ट चेंज हो गया है, मुझे समझ नहीं आ रही कैसे हुआ है, बड़ा सुंदर लग रहा है। तो कॉपर ऑक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करता है, तो वी हैव लर्नड इन द मेटल ऑफ, तो कॉपर ऑक्साइड रिएक्ट विद हाइड्रोक्लोरिक एसिड, वी हैव लर्न दैट द मेटल ऑक्साइड आर बेसिक इन नेचर। ठीक है ना, बेसिक इन नेचर होते हैं, बट सब मेटल जो होते हैं ऑक्साइड सच एज एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, जिंक ऑक्साइड हो गया, एक्स्ट्रा शो बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक बिहेवियर। ठीक है ना, मतलब ये जो एल्युमिनियम ऑक्साइड और जिंक ऑक्साइड होते हैं, ये दोनों के दोनों जो करैक्टर्स होते हैं एसिडिक और बेसिक दोनों ही करते हैं। तो हम लोगों ने ये देखो कॉपर ऑक्साइड को हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ किया यहाँ पे। ठीक है, हमको मेटल ऑक्साइड मिला जो कि बेसिक है नेचर में। सब मेटल जो होता है ऑक्साइड, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, वो एसिडिक और बेसिक दोनों होते हैं। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद द बोथ एसिड एंड बेसिक टू प्रोड्यूस सॉल्ट। ठीक है, ऐसे मेटल ऑक्साइड्स को हम लोग दोनों के साथ, ठीक है, हम लोग सॉल्ट प्रोड्यूस करने के काम आ सकते हैं, ये दोनों के दोनों। ठीक है, इनको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, क्या बोला जाता है, हम लोगों ने पहले पढ़ा ये डेफिनेशन, एम्फोटेरिक वाली नहीं पढ़ी थी, किसी चैप्टर में पढ़ी तो थी, आई थिंक मैंने अपने बच्चों को पढ़ाई थी शायद। सच मेटल ऑक्साइड विच रिएक्ट विद बोथ एसिड एज वेल एज बेसिस प्रोड्यूस सॉल्ट। ठीक है ना, सच मेटल्स, ऐसे मेटल, सच मत लिखो। मेटल ऑक्साइड जब रिएक्ट करते हैं बोथ एसिडिक और बेसिस के साथ, एसिड्स और बेसिस के साथ, सॉल्ट और पानी वाटर प्रोड्यूस करने के लिए, उसको बोला जाता है एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड, ये डेफिनेशन पूछ लो, क्या पता पूछ लेते हैं यार, है ना, 1-2 नंबर की आ जाती है, ये याद रख लो, एम्फोटेरिक ऑक्साइड। ठीक है, एम्फोटेरिक ऑक्साइड एंड एल्युमिनियम ऑक्साइड जो होती है रिएक्ट इन द फॉलोइंग मैनर विद एसिड एंड बेस। यहाँ पे देखो रिएक्शन बोली इसने, तो ये रिएक्शन आ गई आपकी कौन सी वाली, एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस HCl गिव्स एल्युमिनियम क्लोराइड प्लस वाटर। अभी बैलेंसिंग की हुई है इसको। ठीक है ना, Al2O3 है प्लस HCl है, गिव्स AlCl3। फॉर्मूला सेम ही रहेगा, ये नहीं चेंज होता, है ना, क्वांटिटीज़ नहीं चेंज होती। तो फिर HCl है, H कितनी बारी आएगा हमारे पास, H 2 टाइम्स है,
एल्युमिनियम 2 टाइम्स है यहाँ पे, और ऑक्सीजन यहाँ पे इसके साथ 3 टाइम्स है, तो यहाँ पे ऑक्सीजन को 3 करने के लिए हमको यहाँ पे 3 लगाना पड़ा, ठीक है। एल्युमिनियम 2 टाइम्स है, तो एल्युमिनियम को यहाँ पे 2 टाइम करना पड़ेगा। क्लोरीन 6 हो गए, तो यहाँ पे 6 क्लोरीन करने के लिए हाइड्रोजन यहाँ पे 6 लगाना पड़ेगा, तब जाके बैलेंस हो जाएगी, ठीक है ना। एक अदर देख लिया करो जिसको हम लोग चेंज नहीं कर सकते। जैसे यहाँ पे ऑक्सीजन था, ऑक्सीजन 3 था, तो इससे हमें आइडिया मिल गया कि ऑक्सीजन को यहाँ पे 3 देना पड़ेगा, ठीक है। आइडियाज़ मिल जाते हैं। एल्युमिनियम ये आ गया आपका, क्या नाम है, एल्युमिनियम ऑक्साइड हो गया, इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डाला, इसमें निकला सोडियम एल्यूमिनेट, ठीक है, प्लस निकला वाटर। सो मोस्ट ऑफ द मेटल्स ऑक्साइड क्या होते हैं, पानी में इंसॉल्युबल रहते हैं। मोस्ट ऑफ द मेटल ऑक्साइड जो होते हैं इंसॉल्युबल होते हैं वाटर के अंदर। सम ऑफ दीज डिज़ोल्व इन वाटर टू फॉर्म एल्कलाई, कुछ डिज़ोल्व हो जाते हैं एल्कलाइज बनाने के लिए। सोडियम ऑक्साइड एंड पोटाशियम ऑक्साइड डिज़ोल्व करते हैं इन वाटर टू प्रोड्यूस एल्कलाइज एज फॉलोज, ठीक है ना। सोडियम ऑक्साइड क्या हो गया, NaO, ठीक है, Na2O, और पोटाशियम ऑक्साइड NaK2O जो होते हैं पानी में जब प्रोड्यूस करते हैं तो एल्कलाइज मतलब बेस बना देते हैं, बेस बन जाता है। एल्कलाइज मतलब बेस, याद रखा करो, ठीक है ना। तो ये बन गया आपका, पानी के साथ मिक्स हुआ, लिक्विड के साथ मिक्स हुआ, तो ये एल्कलाइज बेस बन गया ये। और पोटाशियम हाइड्रोक्साइड बन गया, नाम क्या था, सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड पोटाशियम हाइड्रोक्साइड। आगे पढ़ लो इसको क्या लिखा हुआ है। We have observed that the activity 3.9 that all the metal do not react with the oxygen at the same rate, ठीक है ना। हम लोगों ने एक्टिविटी में पढ़ लिया है कि सारे के सारे मेटल ना एक जैसे रेट पे नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते। डिफरेंट मेटल शोज डिफरेंट रिएक्टिविटीज़, ठीक है, डिफरेंट मेटल शो करते हैं डिफरेंट रिएक्टिविटीज़ को टूवर्ड्स द ऑक्सीजन, ठीक है, टूवर्ड्स ऑक्सीजन के लिए। मेटल सच एज पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट सो विगरसली, ठीक है, पोटाशियम और सोडियम इतनी विगरसली एक्ट करते हैं, वो जल्दी जल्दी कैच फायर कर लेते हैं, फायर को एकदम से कैच कर लेते हैं, इसलिए इसको ऐसे नहीं रखा जाता। उसको कैसे रखा जाता है, उसको रखा जाता है कैरोसिन के अंदर, ठीक है ना। कैच फायर इफ़ इट कैप्ट ओपन, अगर इसको खुला रखेंगे तो। हैंस टू प्रोटेक्ट दैम टू प्रिवेंट द एक्सीडेंटल फायर, से बचने के लिए, ठीक है, उससे प्रोटेक्शन करने के लिए हमको उसको कैप्ट, दे आर कैप्ट इमर्स इन द कैरोसिन ऑयल, उसको कैरोसिन ऑयल में रखना पड़ता है, ठीक है, मिट्टी के तेल में रखना पड़ता है। तो एट द ऑर्डिनरी टेम्परेचर द सरफेस ऑफ द मेटल सच एज मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, लेड हो गया, मतलब ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो अभी रूम टेम्परेचर चल रहा है ना वही वाला, ठीक है, इनको ये कवर हो जाते हैं, ये थिन लेयर से कवर हो जाते हैं। मतलब अगर ये एल्युमिनियम है, यहाँ पे ब्लॉक की फॉर्म में है, ये अपने आप को बचाने के लिए क्या करता है, ऊपर वाली लेयर जो है वो ऑक्साइड बना देती है, ठीक है ना। ऊपर वाली लेयर जो है वो ऊपर वाली एयर के साथ रिएक्ट करके मेटल ऑक्साइड बना देती है। तो उससे क्या होता है, ऊपर वाली लेयर जो होती है एक प्रोटेक्शन का काम कर लेती है अंदर वाले प्रोडक्ट के लिए, है ना। अंदर वाला प्रोडक्ट जो होता है वो क्लीन होता है। सॉल्ट के ऊपर कभी देखा, ऊपर येलो लेयर जम जाती है, लेकिन अंदर वाला जो होता है वो पूरा क्लियर होता है, क्रिस्टल होता है, क्लियर क्रिस्टल होता है। तो ऐसा ही एडेड ऑर्डिनरी टेम्परेचर जो मेटल सरफेस होती है इसकी मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक एंड लेड जो होती हैं आर कवर्ड विद द थिन लेयर ऑफ ऑक्साइड के साथ कवर हो जाती हैं। द प्रोटेक्टिव ऑक्साइड लेयर प्रिवेंट करती है मेटल को फॉर फर्दर ऑक्सीडेशन, ठीक है ना। अगर ये ऊपर वाली लेयर इसको प्रोटेक्ट नहीं करेगी तो अंदर वाला भी ख़राब हो जाएगा ना, तो इसलिए कहीं ना कहीं ये जमना अच्छा होता है। हमारे यहाँ पे हमारे ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है ना, हमारी स्किन में कट लग जाए तो क्लॉटिंग हो जाती है, क्यों होती है, ताकि अंदर वाला ब्लड बाहर फ्लो ना करे और ज़्यादा। अगर क्लॉटिंग नहीं होगी तो ब्लड फ्लो करना नहीं शुरू कर देगा, रुकेगा नहीं ना रुकेगा, इसलिए। तो आयरन डू नॉट बर्न बाय हीटिंग, आयरन नहीं होता हीट, ठीक है ना। बट आयरन फीलिंग मतलब आयरन फीलिंग हम लोगों ने वो फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट किया ना आयरन फीलिंग के साथ, ठीक है ना, सोलोनाइड वाला, है ना, मैग्नेटिक इफेक्ट्स वाला, तो वही वाली आयरन फीलिंग, ठीक है ना। छोटी छोटी बूरा उसका चूरा आयरन का विगरसली वो जल्दी जल्दी जल जाता है। अब उनको देखो ना, इतना अगर चूरा होगा, चूरा जल जाएगा जल्दी, लेकिन आयरन अगर खुद एक क्रिस्टल की फॉर्म में है, बल्क की फॉर्म में, वो इतनी जल्दी थोड़ी ना जलेगा, ठीक है। तो स्प्रिंकल करेंगे फ्रेम के अंदर बर्नर में, वो जल जाएगा, वो आसानी से जल जाएगा, ठीक है। कॉपर डू नॉट बर्न बट द हॉट मेटल विद कोट इज कोटेड विद द ब्लैक कलर्ड लेयर, ठीक है। वो क्या करेगी, बनाएगी कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बना लेगी, ठीक है ना। कॉपर डू नॉट बर्न, वो गर्म तो नहीं होगा, लेकिन हॉट मेटल जो होता है, हॉट मेटल गर्म मेटल, उसके ऊपर ब्लैक कलर की एक लेयर, कॉपर को जलाना कभी उसके ऊपर एक ब्लैक लेयर जम जाएगी, कॉपर सेकेंड ऑक्साइड बन जाएगी। सिल्वर और गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद ऑक्सीजन, वो नहीं ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते, सिल्वर और गोल्ड, ठीक
ठीक है। सिल्वर और गोल्ड जो है वो नहीं करते ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट एट हाई टेम्परेचर्स पे। तो सिल्वर और गोल्ड एक कम रिएक्टिव होते हैं, दैट्स वाई वो बहुत कॉस्टली भी होते हैं, ठीक है ना। मेलेबिलिटी और डक्टिलिटी तो हम लोगों ने पढ़ी ली थी गोल्ड और सिल्वर की। तो ये क्या लिखा हुआ है, ये एक नया टॉपिक है, याद रखो इसको। डू यू नो हमेशा पढ़ना होता है, ठीक है। तो एक एनोडाइजिंग इज़ अ प्रोसेस ऑफ फॉर्मिंग ए थिक ऑक्साइड लेयर ऑफ एल्युमिनियम, ठीक है। एनोडाइजिंग क्या होता है, एनोडाइजिंग नया वर्ड है, याद रख लो, ठीक है। कौन सी चीज़ कहाँ से डाल दें पता भी नहीं चलता। एनोडाइजिंग एक प्रोसेस है फॉर्मिंग द थिक लेयर ऑफ एल्युमिनियम ऑक्साइड, ठीक है ना। एल्युमिनियम ऑक्साइड की थिक लेयर फॉर्म करनी है, किसके ऊपर पढ़ लेते हैं। एल्युमिनियम डेवलप करता है एक थिन लेयर व्हेन एक्सपोज विद द एयर, ठीक है ना। एक एल्युमिनियम अभी पढ़ा ना हम लोगों ने, कुछ मेटल अपने ऊपर एक ऑक्साइड्स की लेयर जमा देते हैं, जमा नहीं देते, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके वो क्या करते हैं, एल्युमिनियम ऑक्साइड, जिंक ऑक्साइड, कॉपर ऑक्साइड इस तरह से बना देते हैं। तो ये जो एल्युमिनियम की कोट होती है वो क्या करती है, रेसिस्टेंट होती है, क्रोजन से रेसिस्ट कर लेती है, अंदर वाले प्रोडक्ट को, अंदर वाले जो मेटल को ऊपर की क्रोजन से बचा लेती है, ठीक है ना। द रेसिस्टेंस कैन बी इम्प्रूव फर्दर, उसके बाद रेसिस्टेंस को और भी ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सकता है फर्दर बाय मेकिंग द ऑक्साइड लेयर थिक। अगर हम लोग और ज़्यादा थिक कर देंगे ऑक्साइड लेयर्स को खुद से किसी तरह से, तो रेसिस्टेंस और भी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, ठीक है ना। तो ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग, ये जो एनोडाइजिंग टॉपिक है, एनोडाइजिंग ANODISENG, द क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल इज़ मेड ऑफ एनोड, उसको एनोड बना दिया जाता है, इज़ इलेक्ट्रोलाइज विद द डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड, फिर उसको इलेक्ट्रोलाइज किया जाता है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोसेस याद है ना, थिक वो लेते हैं, लिक्विड लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड का, जो भी लेना होता है, फिर उसके अंदर हम लोग इलेक्ट्रोड्स डालते हैं, एक एनोड एक कैथोड, फिर उसके साथ ही इलेक्ट्रिसिटी पास करवा देते हैं, ठीक है ना, ऐसे करके, है ना, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है डिल्यूट वाला, ये कंडक्टर का काम करता है। तो एक मेटल जो होता है क्रोड होता है, दूसरा वाला मेटल जो होता है वो क्या करता है, उसकी साफ लेयर, प्योर मेटल इसके साथ, प्योर मेटल के साथ चिपकना शुरू हो जाता है, ठीक है ना। मतलब जो प्योर वाला है, अगर हम लोग कम क्वांटिटी में भी लेंगे ना, पतला सा लेंगे प्योर वाला, ठीक है, वो पतला सा लेंगे कैथोड के फॉर्म में, और एनोड के फॉर्म में जो है वो एक इम्प्योर वाला मेटल लेंगे, सेम मेटल, ठीक है, प्योर कॉपर इम्प्योर कॉपर। तो ये इलेक्ट्रोलिसिस के प्रोसेस के टाइम पे क्या करेगा, जो इम्प्योर वाला है ना वो करोड होना शुरू हो जाएगा, और वो प्योर के ऊपर ना लेयर बनाना शुरू कर देगा, मतलब उसके साथ जमना शुरू कर देता है। ये भी इलेक्ट्रोलिसिस का ही प्रोसेस है। तो ड्यूरिंग द एनोडाइजिंग, एनोड है ना, एनोड से निकला एनोडाइजिंग, ANOD, एनोड से ही ये वर्ड निकला एनोडाइजिंग, ठीक है। बार बार इसलिए बोल रही हूँ ताकि आप आदत हो जाए आपको इस वर्ड की और आपको याद रह जाए, ठीक है। एक क्लीन एल्युमिनियम आर्टिकल को क्या किया जाता है, इज़ मेड द एनोड, उसको एनोड बना दिया, ठीक है ना। ठीक है, उसके बाद क्या किया, फिर उसको ऑक्सीडाइज कर दिया, ठीक है ना, इलेक्ट्रोलाइज कर दिया विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ। द ऑक्सीजन गेट इवॉल्व एट द एनोड, तो ऑक्सीजन क्या करेगा, इवॉल्व हो जाएगा, निकलेगा एनोड से, रिएक्ट करेगा एल्युमिनियम के साथ, और एक थिकर प्रोटेक्टिव लेयर ऑफ ऑक्साइड लेयर जो होती है जम जाएगी, ठीक है ना। फिर क्या होगा, द ऑक्साइड लेयर कैन बी डाइड ईजली, तो ऑक्साइड लेयर जो होती है वो डाई हो जाएगी फटाफट एल्युमिनियम आर्टिकल के ऊपर, और वो अट्रैक्टिव फिनिश भी देगी, ठीक है ना। एक होता है ना पेंट का प्रोसेस होता है, ठीक है, एक होता है गैल्वेनाइजिंग का प्रोसेस होता है, जब हम लोगों ने अपने मेटल को बचाना होता है रोस्टिंग से। तो एक एनोडाइजिंग भी एक प्रोसेस होता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस मेथड के द्वारा हम लोग किसी मेटल को क्रोड होने से बचाते हैं, ठीक है ना, ताकि वो ऑक्सीजन के साथ या वाटर के साथ रिएक्ट ना करे और वो सही सलामत रह जाए ज़्यादा देर तक, ठीक है। एक्टिविटी परफॉर्म की जो हम लोगों ने 3.9, यू मस्ट बी ऑब्जर्व दैट द सोडियम इज़ मोर रिएक्टिव, है ना, सोडियम मोर रिएक्टिव है ना ऑफ द सैम्पल मेटल हैव टेकन, जितने भी मेटल लिए सबसे ज़्यादा रिएक्टिव सोडियम है, बाहर निकाला नहीं तो फट गया, ठीक है। द रिएक्शन ऑफ द मैग्नीशियम इज़ लेस विग्रस होता है, मैग्नीशियम जो होता है उससे कम विग्रस होता है, कौन, सोडियम से कम विग्रस होता है। सो इम्प्लाई करता है दैट इट इज़ नॉट रिएक्टिव एज अ, सोडियम से ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है मैग्नीशियम, ठीक है ना, एंड ऑक्सीजन के साथ, बट बर्निंग इन द ऑक्सीजन डज नॉट हेल्प टू डिसाइड अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द, अच्छा ये जो बर्निंग ऑफ विद द ऑक्सीजन, इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ये जो बर्न होते हैं, सोडियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया, जिंक हो गया, मैग्नीशियम हो गया, ये डिसाइड नहीं करती है, ठीक है ना, ये डिसाइड नहीं करती है अबाउट द रिएक्टिविटी के बारे में, ये नहीं डिसाइड करता है कि मेटल रिएक्टिव है या नहीं है,
सिर्फ बर्निंग थोड़ी ना, ऑक्सीजन के अंदर बर्न हो गया तो सब कुछ हो गया, ऐसा थोड़ी है। कॉपर और लेड, लेट अस सी मोर रिएक्शन टू अराइव। अभी और रिएक्शन देखिए हम लोग, जो कंक्लूजन बाद में डिसाइड करेंगे कि ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ दीज मेटल्स क्या है, ठीक है ना। पहले हम लोग और रिएक्शन देख लेते हैं। ऑक्सीजन के साथ कर ली रिएक्शन, अभी नेक्स्ट वाली किसके साथ है, वाटर के साथ, ठीक है। किसके साथ है, वाटर के साथ। किसके साथ है, जल्दी बोलो, वाटर के साथ, ठीक है। तो व्हाट हैपन व्हेन द मेटल जो होता है पानी के साथ रिएक्ट करेगा, व्हाट हैपन व्हेन मेटल रिएक्ट विद वाटर। एक्टिविटी 3.10 क्या बोलती है, क्वेश्चन, दिस एक्टिविटी नीड द टीचर असिस्टेंस। इसको टीचर असिस्टेंट चाहिए रहती है, ठीक है। कलेक्ट कर दो द सैम्पल ऑफ द मेटल, सेम मेटल, कलेक्ट करो द सैम्पल ऑफ द सेम मेटल एज इन एक्टिविटी 3.9, पुट स्मॉल पीसेज ऑफ द सैम्पल सेपरेटली इन द बीकर हाफ फिल्ड विद वाटर, ठीक है ना। कुछ सैम्पल्स को क्या करो, डालो बीकर में डालो, जो कि पानी के साथ हाफ फिल्ड है, आधा भरा हुआ है, ठीक है। व्हेन द मेटल रिएक्ट विद कोल्ड मेटल, जब मेटल कोल्ड वाटर से रिएक्ट करेगा, अरेंज करो इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद द कोल्ड वाटर। फिर रिएक्टिविटी को अरेंज करो, ठीक है। कौन ज़्यादा रिएक्टिव है, कौन ज़्यादा कम रिएक्टिव है, उसको अरेंज करो, ठीक है। इंक्रीजिंग ऑर्डर मतलब पहले छोटा फिर बड़ा ऐसे करके, है ना। उसके बाद डिड एनी मेटल प्रोड्यूस्ड फायर विद वाटर। क्या किसी मेटल ने फायर प्रोड्यूस की वाटर के साथ मिलके, हाँ की। सो डिड एनी मेटल जो होता है प्रोड्यूस फायर विद वाटर। डज एनी मेटल स्टार्ट फ्लोटिंग आफ्टर सम टाइम। कुछ मेटल्स फ्लोट किए थोड़ी टाइम के बाद। पुट द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद द कोल्ड वाटर। ऐसे मेटल्स लो जो रिएक्ट नहीं कर रहे कोल्ड वाटर के साथ, बीकर के अंदर हाफ फील्ड विद हॉट वाटर, ठीक है ना। अब जो ठंडे पानी के साथ नहीं कर रहे थे, अभी उसको हॉट वाटर में डाल के देखो। जो ठंडे पानी के साथ रिएक्ट नहीं किए ना, उसको हॉट वाटर में डाल के देखना है। तो फॉर द मेटल दैट डू नॉट रिएक्ट विद हॉट वाटर, ऐसे मेटल जो रिएक्ट नहीं कर रहे हॉट वाटर के साथ, अरेंज करो द apparatus as shown in the figure 3.3 एंड ऑब्जर्व करो दिस रिएक्शन विद द स्टीम के साथ। जो हॉट वाटर के साथ भी नहीं करेंगे, उसको स्टीम के साथ करके देखो, स्टीम और ज़्यादा गर्म होती है ना। विच मेटल डू नॉट रिएक्ट इवन विद द स्टीम, कौन सा वाला मेटल है जो स्टीम के साथ भी रिएक्ट नहीं करेगा। तो अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर, उसको अरेंज करो डिक्रीजिंग ऑर्डर में ऑफ द रिएक्टिविटी विद वाटर। अरेंज द मेटल इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद वाटर, ठीक है ना। अरेंज करो, हो गया। अब रिएक्टिविटी हमको मिल गई, अब अरेंज करो, ठीक है ना। कौन सा वाला मेटल ज़्यादा रिएक्टिव है वाटर के साथ, उसको, ठीक है। इस तरह से रिएक्टिविटी करें। सबसे कम वाले को पहले रखना है, फिर सबसे ज़्यादा वाले को, फिर उससे वाले, फिर उससे वाले, फिर उससे वाले। तो देख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पे एक्सपेरिमेंट हो रहा है, यही वाला एक्शन ऑफ स्टीम कराई जा रही है। इस तरह से अपरेटस है इसका, ठीक है। ये बर्नर हो गया। ये ग्लास वूल किससे बना होता है, एल्युमिनियम से। वो जो बर्तन ही साफ करते मम्मियाँ यार, ग्लास वूल, ठीक है ना। इसका बना होता है, आयरन का नहीं बना होता है वो। ग्लास वूल सोक्ड इन वाटर, पानी के अंदर सोक किया हुआ है, और उसके साथ और मेटल सैंपल डाला बीच में। मेटल सैंपल कोई भी डालो, ऊपर जो फॉलिंग सैंपल लिए थे ना, जिंक, मैग्नीशियम, आयरन और क्या क्या था, लेड बथेरे थे, तो उसको कॉर्क लगा दो, ठीक है। कॉर्क या लकड़ी की कॉर्क जो पूरी तरह से एयर को ब्लॉक कर देती है, ठीक है ना। बीच में क्या है, फनल डिलीवरी ट्यूब लेनी है, और इसकी जो गैस निकल रही है वो सारी पास करवानी है वाटर के अंदर, ठीक है ना। ये वाटर है, ठीक है ना। ये जो हाइड्रोजन गैस निकल रही है ये ऊपर इकट्ठी हो रही है, ठीक है। तो एक्शन ऑफ स्टीम ऑन द मेटल का एक्शन स्टीम का एक्शन मेटल के ऊपर। तो क्या निकला, मेटल रिएक्ट विद वाटर प्रोड्यूस करता है मेटल ऑक्साइड, एंड हाइड्रोजन गैस भी प्रोड्यूस करेगा, ठीक है ना। मेटल ऑक्साइड क्या करते हैं, सॉल्युबल होते हैं पानी में, एंड डिजॉल्व इन इट टू फर्दर फॉर्म द मेटल हाइड्रोक्साइड, ठीक है। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद वाटर, सारे मेटल रिएक्ट नहीं करते वाटर के साथ। मेटल विद वाटर, मेटल ऑक्साइड एंड हाइड्रोजन। जब मेटल पानी के साथ रिएक्ट करते हैं वो मेटल ऑक्साइड बनाते हैं और हाइड्रोजन भी देते हैं। और यही मेटल ऑक्साइड जब पानी के साथ, यही मेटल ऑक्साइड जब निकलता है, इसको यूज़ करते हैं हम, फिर से पानी में डालते हैं तो ये मेटल हाइड्रोक्साइड बना देता है, ठीक है। एग्जाम्पल लेंगे, ये तो हम लोगों ने इक्वेशन कर दी ना, अभी रियल वाली लेंगे कि मेटल लाइक पोटासियम एंड सोडियम रिएक्ट वॉलेंटली विद द कोल्ड वाटर, ठीक है। ये कोल्ड वाटर के साथ बहुत अच्छे से रिएक्ट करेंगे। सो इन केस ऑफ द सोडियम एंड पोटासियम द रिएक्शन इज सो वॉयलेंट एंड एक्सोथर्मिक दैट द इवॉल्व्ड हाइड्रोजन इमीडिएटली क्या करेगा, कैच करेगा, फायर को कैच कर लेगा, ठीक है ना। एकदम से कैच कर लेता है फायर को। जैसे ये 2 टाइम ये क्या हो गया, पोटाशियम हो गया H2O, ठीक है। गिव्स पोटाशियम हाइड्रोक्साइड प्लस
ये क्या है, हाइड्रोजन गैस और हीट एनर्जी। उसके बाद सोडियम जो है वो, ठीक है, सोडियम और हाइड्रोजन क्या निकालेगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड निकालेगा प्लस वाटर, ठीक है। बैलेंसिंग कर लो, बैलेंसिंग खुद करो, साथ में हीट एनर्जी भी निकलेगी। सो आगे आगे आपका द रिएक्शन ऑफ कैल्शियम इन वाटर इज़ लेस वॉयलेंट होती है, सोडियम और पोटासियम से ज़्यादा कम वॉयलेंट होती है। द हीट इवॉल्व इज़ नॉट सफिशिएंट फॉर द हाइड्रोजन टू कैच फायर, ठीक है ना। ये जो हीट इतनी इवॉल्व होती है कि थोड़ी होती है, मतलब फायर नहीं कैच कर सकती। ज़्यादा हीट इवॉल्व हो तो फायर को कैच कर लेती है, ठीक है ना। एकदम से विग्रस हो तो एकदम से आग लग जाती है, लेकिन अगर कम हीट हो तो उससे इतनी आग लगने वाला सिस्टम नहीं होता, ठीक है ना। तो कैल्शियम से आग नहीं लगती है एटलीस्ट, ठीक है ना। नॉट सफिशिएंट फॉर हाइड्रोजन टू कैच फायर, ठीक है, ठीक है। सो ये कैल्शियम प्लस हाइड्रोजन, ये पानी, वाटर, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड, हाइड्रोजन ऑक्साइड गिव्स कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, प्लस H2। तो यहाँ पे कैल्शियम ने क्या किया, इसने ऊपर बोला था ना कौन सा वाला मेटल फ्लोट करना शुरू कर देगा, पूछा था ना, अभी पूछ रहे थे। तो कैल्शियम स्टार्ट फ्लोटिंग बिकॉज द बबल ऑफ द हाइड्रोजन गैस फॉर्म्ड स्टिक कर जाते हैं सरफेस ऑफ द मेटल को। तो सरफेस, ये कैल्शियम के पैलेट्स हैं, तो हाइड्रोजन गैस ने इसको क्या किया, कवर कर लिया। तो ये बबल के तौर पे ये ऊपर ना फ्लोट करना शुरू कर दिया। वाह, दाने नहीं देखे आपने, वो वाले दाने देखे हुए हैं, वो जो अलसी के बीज होते हैं उसके ऊपर भी लेयर जम जाती है ना वाटर की, मुझे बड़ा मज़ा आता है उसको खाने में। अलसी देखिए, ऐसे करके छोटा सा दाना होता है, जब इसको पानी में डालो तो एक ना इनविजिबल सी लेयर जम जाती है उसके ऊपर ऐसे करके। फिर बहुत सारे होते हैं तो मोती जैसे दिखते हैं अलसी के दाने, बहुत सारे होते हैं ऐसे करके। ऐसे मेरे को याद आ गया फ्लोटिंग के दाने नाम पे, वो भी होता है ना एक, वो ऑरी बीन्स भी होते हैं जो पानी में फूल जाते हैं, तो वैसा वाला सिस्टम। लेकिन ये कैल्शियम है, ये कैल्शियम पानी के और गैस के अंदर फंस के, इसलिए वो उसने तैरना शुरू कर दिया, फ्लोट करना शुरू कर दिया, ठीक है ना। तो मैग्नीशियम डज नॉट रिएक्ट विद कोल्ड वाटर, मैग्नीशियम नहीं करेगा कोल्ड वाटर के साथ रिएक्ट, एल्युमिनियम और सोडियम करेंगे, कैल्शियम फ्लोट करना शुरू कर देगा। एंड इज द रिएक्शन इट रिएक्ट विद हॉट वाटर। कौन, मैग्नीशियम जो है वो हॉट वाटर के साथ रिएक्ट करेगा। अब यहाँ पे सारा नहीं पढ़ोगे तो समझ कुछ नहीं आएगा, तो इसलिए मैग्नीशियम रिएक्ट करेगा कोल्ड वाटर के साथ, इट रिएक्ट विद हॉट वाटर के साथ भी करेगा टू फॉर्म द मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड एंड हाइड्रोजन, ठीक है ना। सो इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ड्यू टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस, ये ऑल्सो स्टार्ट कर जाएगा फ्लोटिंग टू द बबल्स ऑफ द हाइड्रोजन गैस स्टिकिंग टू इट्स सरफेस, ठीक है, स्टिकिंग टू इट्स सरफेस। जब वो हाइड्रोजन गैस बबल स्टिक कर जाएगा सरफेस के साथ, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग ऑन मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, इट ऑल्सो स्टार्ट फ्लोटिंग, ये भी फ्लोट करना शुरू कर देगा हॉट वाटर के साथ, ठंडे के साथ नहीं, ठीक है ना, जब वो हाइड्रोजन बबल में स्टिक हो जाएगा। तो मेटल लाइक एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया, जिंक। अब कौन से मेटल हैं, एल्युमिनियम हो गया, आयरन हो गया और जिंक, डू नॉट रिएक्ट ईदर विद कोल्ड वाटर एंड हॉट वाटर, ये तीनों के साथ नहीं करते, ठीक है ना, दोनों के साथ नहीं करते, ये दोनों के साथ नहीं करेंगे, बट रिएक्ट विद द स्टीम, ये स्टीम के साथ कर जाएंगे। तो अब मुझे बताओ सोडियम, ठीक है, क्या था, सोडियम और एल्युमिनियम, ये ठंडे पानी के साथ भी रिएक्ट कर जाते हैं, ठीक है ना, कोल्ड वाटर के साथ भी रिएक्ट करके। कैल्शियम जो है वो हाइड्रोजन गैस बन के ऊपर फ्लोट करना शुरू कर दिया, ठीक है। मैग्नीशियम ने भी फ्लोट किया, लेकिन किसके साथ, कोल्ड वाटर के साथ नहीं किया, ठंडे गर्म पानी के साथ किया, ठीक है। आगे एल्युमिनियम, आयरन और Al, Fe और Zn ये नहीं किए, ना ही ठंडे के साथ ना ही गर्म के साथ, लेकिन ये स्टीम के साथ रिएक्ट किए टू फॉर्म द मेटल ऑक्साइड, ओके। सो फाइनली एल्युमिनियम प्लस H2O गिव्स एल्युमिनियम ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन गैस निकली, और आयरन जब पानी के साथ स्टीम के साथ मिली, वो भी वाटर ही है, उसका कॉन्फ़िगरेशन तो सेम ही रहेगी, उसकी H2O ही रहेगा, गिव्स आयरन ऑक्साइड प्लस H2O, ठीक है ना। तो मेटल सच एज लेड, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड डू नॉट रिएक्ट विद वाटर एट ऑल, ठीक है ना, ये मेटल तो बिल्कुल ही नहीं रिएक्ट करते, ठीक है। लेड क्या, PbCu, सिल्वर क्या है, Ag, एंड गोल्ड क्या है, Au, ये तो बिल्कुल रिएक्ट नहीं करेंगे वाटर के साथ, ठीक है ना। हर कोई मेटल सेम नहीं होता, तो हम लोगों ने अलग अलग रिएक्शंस करा दी, केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटल्स, होपफुली आपको समझ आ गया होगा विद वाटर। तो आपने बताना है उनको, ठीक है ना, आपने ये चीज़ बतानी है उनको, समझानी है जब पेपर में आएगा। तो व्हाट हैपन क्या होगा जब मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, ठीक है ना, व्हाट हैपन
व्हेन मेटल रिएक्ट करेगा एसिड के साथ, यू हैव ऑलरेडी लर्न दैट द मेटल रिएक्ट विद एसिड टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है ना। आपने ऑलरेडी लर्न कर लिया है कि मेटल जब रिएक्ट करता है किसके साथ, एसिड के साथ, तो सॉल्ट और क्या निकलता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है। तो रिएक्शन क्या बनती है उसकी, केमिकल इक्वेशन क्या बनती है, मेटल प्लस डिल्यूट एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन। कितनी बारी तो कर दिया, ऊपर कर दिया ना। बट डू ऑल द मेटल रिएक्ट इन द सेम मैनर, क्या सारे के सारे मेटल रिएक्ट करते हैं सेम मैनर में, लेट अस फाइंड आउट, ठीक है। तो एक्टिविटी 3.11 क्या बोलती है, कलेक्ट करो ऑल मेटल सैम्पल्स एक्सेप्ट सोडियम पोटाशियम, अगेन फिर से कलेक्ट करो, फिर से सैम्पल को कलेक्ट करो। इफ़ द सैम्पल आर टर्निश्ड, अगर सैम्पल टर्निश्ड हो गए हैं, टर्निश मतलब उसके ऊपर लेयर्स आ गई हैं ऑक्साइड्स की, उसको रब करो, ठीक है ना, क्लीन सैंड पेपर के साथ क्लीन कर दो, उसको साफ़ कर दो। कॉशन ले लो, डू नॉट टेक द सोडियम एंड पोटाशियम, हाँ इनको मत लेना वरना हाथ जल जाएंगे, तो डोंट टेक दिस एज दे रिएक्ट विगरसली विद द कोल्ड वाटर, ठीक है ना। तो डोंट टेक, सोडियम पोटाशियम लेने की ज़रूरत नहीं है आपको, ठीक है ना, क्योंकि अभी हम लोग एसिड विद किसके साथ, रिएक्शन विद एसिड्स के साथ करवा रहे हैं, तो इन दोनों को मत लेना, ठीक है ना। 3 रिएक्शन कर ली हम लोगों ने, तीसरी कर रहे हैं हम लोग, ऑक्साइड के साथ, ऑक्सीजन के साथ कर ली, वाटर के साथ कर ली, अब तीसरी किसके साथ कर रहे हैं, एसिड्स के साथ। तो पुट द सैंपल सेपरेटली इन द टेस्ट ट्यूब, अलग अलग टेस्ट ट्यूब में अलग अलग सैंपल डालो, ठीक है। कंटेनिंग द डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड डालो, सारे सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाला हुआ है, बहुत सारी ले लो ना टेस्ट ट्यूब्स ले लो, उसमें हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, सब में हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल दो, और उसके बीच में फिर सैंपल डालो, किसी में जिंक डालो, किसी में आयरन डालो, किसी में कुछ और डालो, क्या है, लेड डाल दो, ठीक है ना। और क्या था, और भी है, और कुछ भी है, क्या लिया हुआ, और मैग्नीशियम डाल दो, जो भी लिया हुआ। फिर सस्पेंड करो थर्मामीटर इन द टेस्ट ट्यूब, और सब में टेस्ट ट्यूब में थर्मामीटर डाल दो, ठीक है, चेक करने के लिए टेम्परेचर, सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड, और उनके बबल जो है वो एसिड के अंदर, सो सस्पेंड करो, देखा भाई एकदम से स्टार्ट कर देते हैं तो फिर काम खराब हो जाता है। सस्पेंड थर्मोमीटर इन द टेस्ट ट्यूब सो दैट देयर बबल्स आर डिप्ड इन द एसिड, और उनके बबल जो है वो एसिड में ही रहेंगे। ऑब्जर्व द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बबल केयरफुली, अभी रेट मतलब स्पीड देखो कि बबल कितनी जल्दी फॉर्म्ड होते हैं, ठीक है ना। विच मेटल रिएक्ट करता है विगरसली, कौन सा मेटल जो है वो रिएक्ट कर रहा है विगरसली विद डिल्यूट सल्फ्यूरिक, कौन सा सल्फ्यूरिक है, क्लोरिक एसिड के साथ, ठीक है ना। तो विद विच मेटल डिड नॉट रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, सॉरी विद विच मेटल, कौन से मेटल के साथ डिड यू रिकॉर्ड द हाईएस्ट टेम्परेचर, कौन से मेटल के साथ सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर आपको मिला डिग्री सेल्सियस में, किस में भी सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर कौन से मेटल के साथ मिला। अरेंज द मेटल्स इन अ डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डिल्यूट एसिड, ठीक है। तो अरेंज करो द मेटल्स को इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी विद डिल्यूट एसिड के साथ, ठीक है ना। तो राइट द इक्वेशंस, अभी काम क्या करो, राइट द इक्वेशंस, अभी इनकी इक्वेशंस लिखनी है हमने, ठीक है ना, बारी बारी। तो राइट इक्वेशंस फॉर द रिएक्शन ऑफ मैग्नीशियम, एल्युमिनियम एंड जिंक। मैं डर जाती हूँ, जैसे दूर से बाइक आती है, मैं फटाफट बंद करने की कोशिश करती हूँ। तो मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन एंड डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, कितनी रिएक्शन, 4 रिएक्शन चाहिए, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन और डिल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड। एंड हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व्ड व्हेन द मेटल रिएक्ट विद नाइट्रिक एसिड। अच्छा, नाइट्रिक एसिड के साथ ये रिएक्शन जब होती है ना इन सब की, वहाँ पे हाइड्रोजन गैस नहीं निकल रही है, ठीक है ना। एंड इट इज़ बिकॉज HNO3 इज़ अ स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। क्यों होता है ऐसा, हाइड्रोजन, नाइट्रिक एसिड जो होता है इसको नाइट्रिक एसिड बोलते हैं, हाइड्रोजन लगा हुआ है इसके साथ, ठीक है। ये एक स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, एक ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ऑक्सीजन को रिलीज करवाता है, ठीक है। तो इट ऑक्सीडाइज द H2 प्रोड्यूस टू वाटर एंड इटसेल्फ गेट रिड्यूस टू एनी ऑक्साइड ग्रुप, ठीक है ना। ये अपने आप से रिड्यूस करवा देता है हाइड्रोजन को, ठीक है, ऑक्सीजन को रिड्यूस करवा देता है। और हाइड्रोजन क्या करता है, इसका हाइड्रोजन जो है वो पानी के साथ मिलकर वाटर बन जाता है, तो खुद ये नाइट्रोजन बन जाता है, नाइट्रोजन गैस और नाइट्रोजन ऑक्साइड और नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड बन जाता है, जो कि हार्मफुल हो जाता है, ठीक है। सो दैट्स वाई ये हाइड्रोजन गैस को रिलीज़ नहीं करता, ये ऑक्सीजन के साथ मिलकर वाटर बन जाता है। तो यही बोला इसने, हाइड्रोजन गैस इज़ नॉट इवॉल्व व्हेन द मेटल रिएक्ट विद किसके, नाइट्रिक एसिड। ये एक्सेप्शंस होती हैं, याद रख लिया करो। बट मैग्नीशियम Mg एंड मैंगनीज MeMn, Mn होता है जब वो रिएक्ट करता है विद डिल्यूट HNO3 टू इवॉल्व H2 गैस के साथ करता है। बट मैग्नीशियम क्या बोला इसने, बट मैग्नीशियम कौन सा वाला, मैग्नीशियम और Mn, मैंगनीज ये अलग अलग हैं,
ठीक है ना, रिएक्ट करते हैं किसके, डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ, तब जाके H2 इवॉल्व होती है। ठीक है जी, वेरी डिल्यूट किसके साथ, मैग्नीशियम, जब मैंगनीज एंड मैग्नीशियम जब वेरी डिल्यूट नाइट्रिक एसिड के साथ रिएक्ट कराता है तब जाके H2 रिलीज होती है। ठीक है, तो यू मस्ट बी ऑब्जर्व इन एक्टिविटी 3.11 में आपने ऑब्जर्व किया होगा द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ द बबल्स वॉज द फास्टेस्ट इन द केस ऑफ मैग्नीशियम होते हैं, मैग्नीशियम के केस में सबसे ज़्यादा फास्टेस्ट होता है। तो रिएक्शन वॉज ऑल्सो क्या हो गई, ऑल्सो मोस्ट एक्सोथर्मिक। एक्सोथर्मिक क्या होता है, जो रिलीज़ कराता है, जो हीट को रिलीज़ करवाता है, याद है ना, रिलीज़ करवाता है, हीट रिलीज़ होती है। एक्सोथर्मिक रिएक्शंस वो होती हैं जहाँ पे हीट रिलीज़ होती है इन दिस केस। तो रिएक्टिविटी डिक्रीजेस इन द ऑर्डर ऑफ, रिएक्टिविटी फिर डिक्रीज़ कैसे करेगी, मैग्नीशियम सबसे पहले, फिर उसके बाद एल्युमिनियम, फिर जिंक, ज़ियन एंड उसके बाद आयरन आ गया आपका। तो इन केस ऑफ द कॉपर नो बबल्स वर सीन एंड द टेम्परेचर ऑल्सो रिमेन्ड अनचेंज्ड। ठीक है ना, इन केस ऑफ कॉपर कोई बबल इवॉल्व नहीं हुए और टेम्परेचर भी अनचेंज रहा। दिस शो दैट द कॉपर डज नॉट रिएक्ट विद द डिल्यूट, क्लोरिक एसिड के साथ नहीं होता, रिएक्ट नहीं होता। ठीक है, तो यहाँ पे डू यू नो करके कुछ दिया हुआ है, दूर है थोड़ी सी, तो क्या लिखा हुआ है इसने, एक्वा रीगा, एक्वा REGIA रीगा, एक्वा रीगा लेटेंट रॉयल वाटर कहते हैं इसको, एक्वा रीगा। रॉयल वाटर इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड मिक्सचर ऑफ द कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड एंड द कंसनट्रेटेड नाइट्रिक एसिड इन द रेशो ऑफ 3:1। वाओ, एक्वा रीगा क्या है, रॉयल वाटर इज़ फ्रेशली प्रिपेयर्ड, इसको प्रिपेयर किया जाता है विद द मिक्सचर ऑफ कंसनट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड के साथ और नाइट्रिक एसिड के साथ। रेशो होती है इसकी 3:1, मतलब सल्फ्यूरिक एसिड इसका 3 टाइम्स एंड नाइट्रिक एसिड इसका 1 टाइम। ठीक है ना, सो इट कैन बी डिजॉल्व, इट कैन डिजॉल्व गोल्ड, ये गोल्ड को भी डिजॉल्व कर देता है, इवन थ्रू नाइदर दिस एसिड डू सो अलोन, ये अकेला कोई नहीं कर, ऐसा कोई भी काम अकेला नहीं कर पाएंगे ये, लेकिन इस दोनों मिलके गोल्ड को भी पिघला देते हैं। तो एक्वा रीगा इज हाईली क्या है, कोरेसिव होता है, मतलब तेजाब हो गया ना, तेजाब हो गया, ये कोरेसिव होता है। ठीक है, फॉर्मिंग फ्यूमिंग, ठीक है, फ्यूमिंग लिक्विड रहता है इसका, हाईली कोरेसिव फ्यूमिंग लिक्विड, इसमें से गैस निकलती है। इट इज़ वन ऑफ द फ्यू रीजन्स दैट इज एबल टू डिजॉल्व द गोल्ड एंड द प्लेटिनम। ये एक्वा रीगा ऐसे रीजन्स बन चुके हैं जो कि गोल्ड और प्लेटिनम को भी पिघला देते हैं, राइट। सो नेक्स्ट रिएक्शन हम लोग पढ़ेंगे वो है सॉल्ट के साथ। ठीक है ना, तो मेटल के साथ पढ़ ली, ऑक्सीजन के साथ पढ़ ली, वाटर के साथ पढ़ ली, 3 कर ली ना हम लोगों ने। अभी चौथी रिएक्शन हम लोग करेंगे, 4th रिएक्शन हम लोग करेंगे किसके साथ करेंगे, सॉल्ट के साथ। ठीक है, सॉल्ट के साथ करेंगे आज, केमिकल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स ही हो पाएंगी। ठीक है, तो नेक्स्ट आपकी आ गई 4th वाली केमिकल प्रॉपर्टी, कि वो है आपकी हाउ डू मेटल रिएक्ट करते हैं विथ क्या, अदर मेटल सॉल्ट्स। ठीक है, अदर मेटल सॉल्ट के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो एक्टिविटी 3.12 क्या है, टेक अ क्लीन कॉपर वायर एंड आयरन नील। एक काम करो, क्लीन कॉपर वायर लो या फिर एंड एन आयरन नील, दो एग्जाम्पल्स ले लो। पुट करो कॉपर वायर को इन द सोल्यूशन ऑफ आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में, लिक्विड है ना, आयरन सल्फेट के सोल्यूशन में कॉपर वायर को डाल दो, एंड द आयरन नील इन द सोल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट। उल्टा करो, यहाँ पे आयरन सल्फेट FeSO4, इसमें कॉपर डालो। ठीक है, कॉपर वायर डालो, और कॉपर सल्फेट में CuSO4 में क्या डालो, आयरन डालो। ठीक है, टेस्ट ट्यूब के अंदर, और रिकॉर्ड करो अपनी ऑब्जर्वेशन 20 मिनट के बाद। आगे क्या होगा, इन दिस टेस्ट क्या होगा, टेस्ट ट्यूब डिड यू फाइंड दैट द रिएक्शन अकर, क्या रिएक्शन अकर होगी आपने देखना है, ऑन द बेसिस ऑफ, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या, ऑन व्हाट बेसिस कैन यू से दैट द रिएक्शन हैज़ एक्चुअली बीन टेकन प्लेस। तो किस बेसिस पे आप बोलोगे कि रिएक्शन टेक्स प्लेस हो गई है। हाँ, कैन यू कोरिलेट योर ऑब्जर्वेशन इन द एक्टिविटी 3.9, 3.10 और 3.11 की एक्टिविटीज़ को क्या कोरिलेट करोगे इसके साथ, बताओ ना ज़रा। इन तीनों एक्टिविटीज़ में क्या पढ़ा हम लोगों ने। राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन और द रिएक्शन हैज़ टेकन प्लेस। अब बैलेंस से केमिकल इक्वेशन भी लिखो, है ना, और टाइप ऑफ रिएक्शन भी बताओ क्या होगी, डिस्प्लेसमेंट होगी, मैं नहीं बता रही। ये इसका वो बना, देखो ज़रा, ये आ गया आपको कॉपर सल्फेट सोल्यूशन, कलर है ना ब्लू कलर का होता है ये। ठीक है, इसमें डाला आयरन और
आयरन सल्फेट सोल्यूशन में डाला कॉपर वायर, ठीक है। कॉपर वायर कौन सी होती है, रेड कलर की, थोड़ा ब्राउनिश रेड कलर होता है, और आयरन होता है सिल्वर कलर का, ब्लैकिश सिल्वर कलर का। रिएक्शन में डूबने के बाद अब क्या करेगा, इनका कलर चेंज होगा, क्यों नहीं होगा, देखो ज़रा। तो फिगर में ये देखो हाथ में पकड़ा हुआ है, रिएक्शन विद द मेटल इन द सॉल्ट, यहाँ पे सॉल्ट हो गया, आयरन का कलर चेंज हो गया, आयरन ने कॉपर का कलर ले लिया थोड़ा बहुत कॉपर सल्फेट का, और कॉपर वायर ने आयरन का कलर ले लिया। यहाँ पे कौन सी डिस्प्लेसमेंट अकर हुई, कौन सी, नाम बताओ। फिर गुड मिलेगी, जो नाम बताएगा कमेंट में लिखो ज़रा। हाँ, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई, ठीक है। वी हैव सीन दैट इन द प्रीवियस सेक्शन, हम लोगों ने प्रीवियस सेक्शन में देखा दैट ऑल द मेटल्स आर इक्वली रिएक्टिव, आर नॉट इक्वली रिएक्टिव, ठीक है। सारे मेटल एक जैसे रिएक्टिव नहीं होते। तो वी चेक्ड द रिएक्टिविटी ऑफ वेरियस मेटल विद ऑक्सीजन, वाटर एंड एसिड के साथ हम लोगों ने चेक कर लिया इसकी रिएक्टिविटी। बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद रीजन्स, सारे के सारे रीजन्स के साथ भी रिएक्ट नहीं करते हैं। तो वी वर नॉट एबल टू पुट ऑल द मेटल सैम्पल्स वी हैड कलेक्टेड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर, तो हम लोग ना डिक्रीजिंग ऑर्डर में मेटल सैम्पल्स को नहीं अरेंज कर पाते। तो ये जो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ी थी, कौन सी वाली, डिस्प्लेसमेंट, यस डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन पढ़ी थी ना हम लोगों ने। डबल डिस्प्लेसमेंट तो होगी जिसमें दोनों चीज़ें लिखी हुई हैं, फिर एक दूसरे के साथ वो क्या करेंगे, कन्फर्म, एक दूसरे के साथ एक्सचेंज करेंगे। डिस्प्लेसमेंट होगी सिर्फ अपना सामान उठा के दूसरे के साथ चिपका दिया। अगर आयरन वाली अकेली लिखी तो Fe प्लस क्या लिखा था, कॉपर सल्फेट CuSO4, तो इसने क्या किया, फेरस सल्फेट दे दिया, और कॉपर बेचारा अलग हो गया, Cu अलग हो गया। वैसे ही कॉपर के साथ भी अलग हो गया, कॉपर क्या है ये, कॉपर प्लस आयरन सल्फेट है ना, तो गिव्स क्या करेगा, कॉपर सल्फेट गिव्स साथ में क्या है, आयरन अलग हो गया, ऐसा है, होता है क्या, ठीक है। बोलते बोलते चुप होना, वो भी किसी डिस्टर्बेंस की वजह से सारा भूल जाता है, पूरा माइंड का खराब हद है, ये बर्दाश्त कर लो, ठीक है। सो व्हाट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट, बट ऑल द मेटल डू नॉट रिएक्ट विद दीज रीजन्स, सारे नहीं करते हैं, ये कोई कोई होता है जो ऐसा करता है, ठीक है। वर नॉट एबल टू, सो वी वर नॉट एबल टू पुट द ऑल द मेटल सैम्पल इन वी हैव कलेक्टेड इन द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर रिएक्टिविटी। तो हम लोग इसी वजह से हम लोग इस तरह से रिएक्टिविटी को नहीं बता सकते, ठीक है ना, डिक्रीजिंग ऑर्डर के तौर पे हम लोग सिलेक्ट मतलब नहीं अरेंज कर सकते। तो डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन चैप्टर 1 में हम लोगों ने पढ़ा था, गिव बेटर एविडेंस अबाउट द रिएक्टिविटी ऑफ द मेटल्स एंड इट इज़ अ सिंपल एंड ईजी इफ़ द मेटल A डिस्प्लेस करता है मेटल B को फ्रॉम द सोल्यूशन, ठीक है ना, तो इट इज़ मोर रिएक्टिव देन B। तो दोनों में से कौन सी रिएक्शन हुई थी, कॉपर के साथ रिएक्शन हुई थी आयरन की, मुझे नहीं लगता, लेकिन आयरन वाला हो जाएगा क्योंकि कॉपर से ज़्यादा रिएक्टिव आयरन है, ठीक है। मेटल A सोल्यूशन सॉल्ट सोल्यूशन B, मेटल A सॉल्ट सोल्यूशन B, सॉल्ट सोल्यूशन A मेटल B हो गया, सेपरेट हो गया। तो विच मेटल, कॉपर या आयरन, कौन सा वाला रिएक्टिव है, आयरन है ना, अकॉर्डिंग टू योर ऑब्जर्वेशन कौन सा है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ दी हुई है यहाँ पे 5th नंबर पे, तो पढ़ लो एक्टिविटी सीरीज़ क्या बोलती है। रिएक्टिविटी सीरीज़ क्या बोलती है, इज़ अ लिस्ट ऑफ द मेटल अरेंज इन ऑर्डर ऑफ देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटीज़, ठीक है। तो रिएक्टिविटी सीरीज़ आ गई आपकी, ये आपका लिस्ट ऑफ मेटल्स है अरेंज करा इन ऑर्डर टू देयर डिक्रीजिंग एक्टिविटी परफॉर्म आफ्टर परफॉर्मिंग डिस्प्लेसमेंट एक्सपेरिमेंट्स, ठीक है। ये जो एक्टिविटी है 1.9 एंड 3.12 द फॉलोइंग सीरीज नो एज द रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिविटी सीरीज हैज़ बिन डेवलप्ड, ठीक है ना। तो हम लोगों ने ऊपर वाले जो किए हैं अभी अभी इतने सब कुछ पढ़कर आए हैं, उसकी उनको सबको कंबाइन करके हम लोगों ने ये एक रिएक्टिविटी वो बनाया, रिएक्टिविटी ऑफ एक्टिव सीरीज ऑफ रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स बनाया। तो ये हम याद करेंगे, याद करनी है, ये छोड़ना नहीं है, इसको याद करना है, ये लर्न करनी है आपने, ठीक है ना। तो यहाँ पे सबसे नीचे जो है इस तरह से ये एरो नीचे को जा रहा है डिक्रीजिंग रिएक्टिविटी के हिसाब से, ये सबसे नीचे जो है लीस्ट रिएक्टिव है, सबसे ऊपर जो है वो मोस्ट रिएक्टिव है। तो हमको पता चल गया पोटाशियम और सोडियम जो होते हैं सबसे ज़्यादा रिएक्टिव है, गोल्ड बेचारा सबसे कम रिएक्टिव है, और सिल्वर मस्त रहते हैं, इनको फ़र्क नहीं पड़ता। फिर Hg जो है वो भी ज़्यादा रिएक्टिव, ठीक है, ये भी ज़्यादा रिएक्टिव नहीं है। उसके बाद हाइड्रोजन जो है वो बेचारा यहाँ पे आ जाता है, अगर आप काउंटिंग करोगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है, ये 13 है, तो याद रख लो, है ना। पोटाशियम, नाइट्रोजन, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, जिंक, आयरन, लेड, हाइड्रोजन, कॉपर, मरकरी, गोल्ड और सिल्वर और गोल्ड है, ठीक है ना। इसको याद करो, हाँ। निमोनिक्स बनाने की कोशिश करें, तो निमोनिक्स बनाने की कोशिश करें। मैं क्या बोल रही थी, ऊपर से लेके नीचे तक, ये देखो KNCM AZF,
कुछ बनता है क्या? एफ 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 के बाद क्या है? पी एच सी एच ए ए, इसका कोई निमोनिक्स बनता है क्या? इस तरह से अगर सीरीज़ भी याद हो जाएंगी ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, हाँ 13, ठीक है ना। अगर इस तरह से सीरीज़ याद हो जाएगी तो ज़्यादा बेटर है। इनका कुछ बना दो। क्या है क्या? कैन, के ए एन, कैन। सी एम, सी एम कौन से? चीफ मिनिस्टर। हाँ, ये क्या है? आज़ाद। सी एम कौन से? आज़ाद, आज़ाद। कुछ भी उल्टा सीधा लाइन बनानी है या याद रखने के लिए। कैन, सी एम, आज़ाद जो होते हैं, आज़ाद क्या करेंगे? एफ पी, एफ पी क्या है? फंडामेंटल पॉलिसी फंडामेंटल पॉलिसी, हाँ फंडामेंटल पॉलिसी, क्या 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 बोल रही थी मैं? फंडामेंटल पॉलिसी को पॉलिसी हमारे HAMARE, हमारे चैलेंज, हमारे चेंज, चेंज। कैन, कैन CAN होता है लेकिन हम लोगों ने कैन बोल दिया, KAN, कैन है ना। कैन में K और N इम्पॉर्टेंट है। कैन CM, आज़ाद, आज़ाद AZ आज़ाद, ठीक है ना। फंडामेंटल पॉलिसी हमारे चेंज, हमारे आधार, या फिर हमारे चेंज, हमारे HUMARE, हमारे अकॉर्डिंग आएगी, ऐसे करके कोई भी लाइन उल्टी सीधी लिख दो। अकॉर्डिंग आएगी, AYAG। इतनी स्टूपिड लाइन जो मैंने बनाई है, अगर आपको याद रह जाए। खामखा की लाइन कभी भी याद रह जाती हैं, है ना। जो मेन चीज़ें याद रखी होती है वो याद नहीं रहती, खामखा की याद रह जाती हैं। तो कैन CM, हम आज़ाद, फंडामेंटल पॉलिसी हमारे चेंज, हमारे अकॉर्डिंग आएंगे, कोई मतलब नहीं बन रहा। कुछ भी बना लो, ठीक है ना। अब स्टूपिडी है ना, अब इतने सारे वर्ड्स को एक साथ लगाना स्टूपिडी है, लेकिन फिर भी याद, ये इफेक्टिव है। लर्न करने का तरीका बहुत अच्छा है ये निमोनिक्स बनाना। निमोनिक होता है छोटा फॉर्म, किसी की कोई भी स्टूपिड चीज़ लर्न करने के लिए एक स्टूपिड चीज़ बना देना, वो है। तो कैन से हो गया, के हो गया, के से हो गया क्या है ये? पोटाशियम, सोडियम, CM, सी क्या है? कैल्शियम, M क्या है? मैग्नीशियम, A से एल्युमिनियम, जिंक। फंडामेंटल पॉलिसी क्या हो गया ये? क्या है ये? आयरन, लेड, PB लेड हो गया। हमारे लिए हाइड्रोजन, चेंज। हमारे लिए, हमारे चेंज क्या है? कॉपर। और हमारे लिए HG, मरकरी। और अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है ना। कैन CM, आज़ाद, फंडामेंटल पॉलिसी हमारे चेंज, हमारे अकॉर्डिंग आएंगे। स्टूपिड है लेकिन कारगर है, याद हो जाएगी, है ना। फिर से एक बारी बोल लो। कैन, कैन, KN, कैन। CM, आज़ाद, AZ, आज़ाद, फंडामेंटल पॉलिसी हमारे चेंज, हमारे अकॉर्डिंग आएंगे। हमारे लिए, हमारे चेंज, हमारे अकॉर्डिंग आएंगे। रटा नहीं मारना, बस समझना, ठीक है। तो बस करते हैं। स्टूपिडिटी इतनी होती है और कितनी होती है। तो ये एक्टिविटी सीरीज़ याद करने का तरीका बता दिया आपको मैंने, है ना। तो बस फिर इसके बाद क्वेश्चन आ रहे हैं। सो क्वेश्चन ये आप करो, मैं नहीं कर रही, ठीक है। ये आप करो, या फिर अगली बारी बताती हूँ। अभी देखना कितना रह गया। हाउ डू मेटल एंड नॉन मेटल रिएक्ट्स, कैसे करते हैं एक दूसरे के साथ। फिर उसके बाद क्या है? उसके बाद है प्रॉपर्टी ऑफ आयनिक कंपाउंड्स, हो गया क्या? उसके बाद क्या है? अकरेंस ऑफ मेटल्स, अकरेंस, एक्सट्रेशन ऑफ ओर्स। अभी लगेंगे 2-3 दिन लग जाएंगे इसको। क्रोसिव प्रॉपर्टीज़, बस ये 3 दिन लगेंगे इसको, फिर मैं ख़त्म कर दूँगी ये वाला चैप्टर। फिर केमिस्ट्री ख़त्म हो जाएगी आपकी, ठीक है। तो अभी मैं ख़त्म करती हूँ। सो मैं क्लास आज की ख़त्म कर रही हूँ। तो होपफुली आपको समझ आया होगा, आपने मेटल एंड नॉन मेटल को पढ़ के इन्जॉय किया होगा, ठीक है ना। तो अब आपको अगर पसंद आया है, समझ आई, और अगर आपके तक वीडियो पहुँच गई है तो प्लीज़ शेयर करो, ताकि मेरा भी थोड़ा सा मेरी भी जो है वो क्या है, मेरी भी मोटिवेशन और इंक्रीमेंट थोड़ी सी बढ़ जाए, मेरे भी सब्सक्राइबर थोड़े से बढ़ जाए। तो इतनी कृपा मेरे लिए कर देना, एंड लाइक करके जाना, है ना। और कमेंट पक्का करना कि आपको समझ आई कि नहीं आई, ठीक है ना। तो तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए बाय, सी यू, सायोनारा। मिलते हैं दोबारा। मेरा दूसरा चैनल भी है funzilla.com, जहाँ पे हम लोग स्केचिंग भी सीखते हैं और बहुत कुछ है वहाँ पे, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, बाय।